आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, कार्बन डेटिंग, जो आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे बच्चों कार्बन डेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों को होती है। उन चीज़ों को हम इस लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो कैसी कैसी गलत धारणाएं बच्चे बना के रखते हैं रिगार्डिंग कार्बन डेटिंग, तो उन चीज़ों को हम लेक्चर के दौरान एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? कार्बन डेटिंग, या इसी को कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या कहा जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग। तो देखिए सिंपली अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमें किसके बारे में बात करनी है बच्चों? कार्बन डेटिंग के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? कार्बन डेटिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो समझिए कार्बन डेटिंग का यूज क्यों किया जाता है, कार्बन डेटिंग किस लिए काम में आती है। तो कार्बन डेटिंग का काम होता है एज को कैलकुलेट करना। किसकी एज को कैलकुलेट करना? तो जो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, जो फॉसिल्स होते हैं बेटा, जो फॉसिल्स होती हैं उनकी एज को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? किसका यूज किया जाता है? कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। इस कार्बन डेटिंग में हम कार्बन के आइसोटोप का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है? कार्बन आइसोटोप, कार्बन आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। और कौन से आइसोटोप का यूज किया जाता है? तो एक होता है C12 और एक होता है बच्चों C14। तो अब ये C12 और C14 क्या है, इस चीज को आपको समझने के लिए, या आइसोटोप क्या होते हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा समझने के लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो जरा मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इसे समझ जाएं। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे हम अगर कार्बन की बात करें, किसकी बात करते हैं बेटा? कार्बन एटम की बात करते हैं। कार्बन एटम की हम बात करेंगे। तो इस कार्बन का अगर कोई भी आप नेचर में से एक एटम लेते हैं तो उसके सेंटर में आपको मिलेगा न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और 6 न्यूट्रॉन। मतलब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है, ठीक है, इस कार्बन एटम का क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। ये क्या चीज है? न्यूक्लियस है। और इस कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेंगे? 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मिलते हैं। और इसके अंदर आपको 6 न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। 6 न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। हर एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस वाले मॉडल की जो थ्योरी है वो रुदरफोर्ड ने दी थी 1912 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए उसके बाद में ये जो एटम होता है इसके सराउंडिंग में बेटा कुछ ऐसे अलग अलग क्या होती हैं? ऑर्बिट होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये ग्रीन वाली को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या कहा जाता है इसे? ऑर्बिट। या फिर इसे आप देखोगे तो एक और नाम दिया जाता है शेल। तो इन्हें ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। और इन ऑर्बिट और सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। निगेटिवली चार्ज क्या देखने को मिलेंगे बच्चों? इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो ये आपके कार्बन एटम का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है, जिसकी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसकी जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है बच्चों, इस फर्स्ट ऑर्बिट को के शेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? के शेल। और दूसरी ऑर्बिट को एल सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कार्बन का एटम हो गया। अब यहाँ से इस कार्बन एटम से रिलेटेड 2 चीजें आपको सीखनी है। एक एटॉमिक नंबर और दूसरा सीखना है एटॉमिक मास नंबर। तो पहली चीज क्या सीखनी है हमें बेटा? एटॉमिक नंबर। पहली चीज क्या सीखनी है? एटॉमिक, 2 चीजें सीखनी है। पहला, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब सिंबॉलिकली इसको शो करने का तरीका क्या होता है? जेड होता है। और किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर उसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं? नंबर ऑफ
पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं, दूसरा चीज में इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो किसी भी एटम के अंदर जितने भी उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, या उस न्यूट्रल एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो जैसे मैंने यहां आपको बताया कि देखिए इसके अंदर ये न्यूट्रल एटम है कार्बन का, और इस कार्बन के न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6। इसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, 6। दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये जो कार्बन हुआ, C हुआ, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। और इस एटॉमिक नंबर को यूजुअली एटम के कहां लिखा जाता है, नीचे साइड पे लिखा जाता है। तो ये 6 क्या हो गया बेटा, एटॉमिक नंबर हो गया। क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है। और दूसरा अगर मैं देखूं, दूसरी एक टर्म होती है एटॉमिक मास नंबर। क्या चीज बच्चे, एटॉमिक मास नंबर। अब ये जो एटॉमिक मास नंबर होती है, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो ये सम ऑफ, एटॉमिक मास नंबर क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन present in an atom is known as atomic mass number। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एटॉमिक मास नंबर निकालना है, तो इस एटॉमिक मास नंबर को निकालने का एक आसान तरीका ये होता है बच्चों कि आप क्या कीजिए, ध्यान सुनिए। ये जो एटॉमिक मास नंबर A है, इसको निकालने का आसान तरीका है कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनको ऐड कर दीजिए। कितने, जितने भी आपके एटम के अंदर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इन दोनों के एडिशन से क्या मिल जाता है आपको, एटॉमिक मास नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक आप एटॉमिक नंबर समझ गए और एटॉमिक मास नंबर समझ गए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइसोटोप देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा हम, आइसोटोप्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आइसोटोप अगर आपको समझना है तो सिंपली समझिए, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट having same number of same atomic number, ऐसा लिखिए, having same atomic number but different atomic mass number is known as आइसोटोप। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन डेटिंग है, इस कार्बन डेटिंग में हम कार्बन के आइसोटोप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम सिंपली कार्बन के आइसोटोप देखते हैं। तो देखिए, आइसोटोप ऑफ कार्बन, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, कार्बन के आइसोटोप। यूजुअली आप देखोगे बच्चों, तो कार्बन के आपको 3 तरह के आइसोटोप दिखाई देते हैं। कितने तरह के आइसोटोप दिखाई देते हैं, 3 तरह के आइसोटोप दिखाई देंगे। पहला, जो जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वो होता है C612। दूसरा एक होता है C613 और लास्ट होता है बेटा C614। तो यहाँ पे अब मुझे बताइए कि ये जो मैंने ऊपर लिखा है बच्चों, ये ऊपर में क्या लिखा गया है,
ये जो 12 लिखा गया है, ये 12 क्या है? एटॉमिक मास नंबर है। ये क्या चीज है? क्या चीज है बच्चों? एटॉमिक मास नंबर है। ये क्या चीज है? एटॉमिक मास नंबर। और ये जो 6 लिखा गया है, ये क्या चीज है बच्चों? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर। तो अब यहाँ पे ये जो कार्बन है, देखो एक ही एलिमेंट है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो हमने यहाँ पे जो कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, तो ये सारे एक ही एलिमेंट के एटम है, हैविंग सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। तो इन सबके देखो, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 6 है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। और इनके एटॉमिक मास नंबर देखो 12 है, इसका 13 है, और इसका क्या है? 14। तो ये 13 क्या है? एटॉमिक मास नंबर है। ये 14 क्या है? एटॉमिक मास नंबर है। तो इनका डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर सबके क्या है? सेम है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? आइसोटोप कहते हैं। और इनमें से ये जो कार्बन के 3 आइसोटोप लिखा हूं, इसमें से मेनली कार्बन डेटिंग के अंदर आपका C12 और C14 का यूज किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग में कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप यूज होते हैं? तो कार्बन एक होता है C12 और एक होता है C14 मेनली यूज किए जाते हैं। ये दोनों आइसोटोप हम कार्बन डेटिंग में यूज लेते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आइसोटोप क्या होते हैं? तो अभी तक हमको कार्बन डेटिंग पढ़ना है। तो कार्बन डेटिंग हम एज कैलकुलेट करते हैं, फॉसिल्स की एज को कैलकुलेट करने के लिए कार्बन डेटिंग यूज की जाती है। कार्बन डेटिंग में कार्बन के आइसोटोप को हम आइसोटोप का यूज किया जाता है। कौन कौन से? C12 एंड C14। तो हमने देखा कार्बन का एटम कैसा होता है, कुछ इस तरीके का उसमें स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे फिर हमने देखा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। उसके बाद में बच्चों हमने देखा कि आइसोटोप क्या होते हैं और कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नेचर में कौन सा मिलता है? C12 मिलता है, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है। और इन सब में ये जो C14 है, ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये रेडियो एक्टिव का मतलब होता क्या है। तो हम रेडियो एक्टिव, कार्बन रेडियो एक्टिव समझें, उससे पहले आप एक छोटी सी बात समझिए कि ये C14 बनता कैसे है। ओके, तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ, हमारी अर्थ के पास अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर है। इस तरीके से अर्थ के पास क्या है? खुद का एक एटमॉस्फेयर है। और अर्थ को जो एनर्जी है, वो मेन सोर्स अर्थ के एनर्जी का कौन है? सन है। तो हमारे पास सन है जो कि अर्थ को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन है बच्चों? सन। सन से ही हमें क्या मिलती है? मेनली एनर्जी मिलती है। तो सन जो है वो अर्थ को एनर्जी किसके फॉर्म में देता है? रेडिएशन के फॉर्म में देता है बेटा। और ये जो एनर्जी है, ये मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। कौन सी? ये जो सन से एनर्जी आ रही है, ये जो सन से एनर्जी आ रही है, ये किसके फॉर्म में अर्थ पे आती है? तो ईएम वेव के फॉर्म में आती है। ईएम वेव, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अर्थ पे ये क्या करती है? इंटर करती है। अब कितनी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो वो जरा देख लीजिए। पहला होती है कॉस्मिक रे। क्या होता है बेटा? कॉस्मिक रे। मतलब जो सन है, वो सन एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन किसके फॉर्म में रिलीज कर रहा? मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में कर रहा। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अभी तक हमारे नॉलेज के हिसाब से कितनी तरह के हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। और वो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो पहली है कॉस्मिक रे, दूसरी है बेटा आपकी गामा रे, तीसरा होता है आपका एक्स रे, चौथा होता है बेटा आपका यूवी रे। यूवी रे के बाद में 5वें नंबर पे आपकी आ जाती है विजिबल लाइट। ठीक है, 6वें नंबर पे आ जाती है आपकी माइक्रोवेव, 7वें नंबर पे आ जाती है इंफ्रारेड। एक मिनट, ये सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा हो गया बच्चों। पहले इंफ्रारेड आती है, पहले कौन सा? इंफ्रारेड। फिर उसके बाद कौन आता है बच्चों? माइक्रोवेव आती है। और माइक्रोवेव के बाद में लास्ट कौन सा होता है? रेडियो वेव। रेडियो वेव। तो इस तमाम तरह की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, वो सन से अप्रोच करती हैं कहाँ पे? अर्थ की ओर। लेकिन यहाँ पे हम कार्बन डेटिंग जो पढ़ रहे हैं, इस कार्बन डेटिंग में हमारे काम की चीज क्या है बच्चों? तो हमारे काम की चीज है ये कॉस्मिक रे। क्या चीज है?
कॉस्मिक रे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे पार्टिकल। चलिए तो हम यहाँ पे कॉस्मिक रे को किससे दिखा दें? येलो, कोई भी रेस, ऑरेंज दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सपोज मान लीजिए कौन आ रहा है बेटा? ये कॉस्मिक रे आ रही है। ये कौन आ रही है? कॉस्मिक रे। ध्यान से सुनिएगा, कॉस्मिक रे, ठीक है। तो कॉस्मिक रे जैसे ही आते हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? पार्टिकल्स ऐसे तैरते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या हैं? तमाम तरह के पार्टिकल हैं। इन पार्टिकल से कॉस्मिक रे क्या होती है? कोलाइड होती है। और जैसे ही इन पार्टिकल से, तो ये हमारे क्या हैं? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है बेटा। कॉस्मिक रे आई और ये कॉस्मिक रे इन पार्टिकल से टकराती है, और जैसे ही कॉस्मिक रे इन पार्टिकल से टकराएगी, इन पार्टिकल से निकलते हैं न्यूट्रॉन। क्या निकलते हैं बेटा? न्यूट्रॉन निकलते हैं। इन पार्टिकल से क्या निकले? न्यूट्रॉन निकले। हाई वेलोसिटी और एनर्जी के साथ यहाँ से क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन है, आपको पता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, लगभग 21% क्या है बेटा? ऑक्सीजन गैस है, और लगभग 1% के अंदर आपकी अदर गैस आ जाती है। बाकी सारी गैसें 1% में है। तो ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं बच्चों, ये न्यूट्रॉन जाके सीधा कोलाइड कर जाते हैं। किससे कोलाइड करते हैं? ये नाइट्रोजन एटम से टकराते हैं। किससे टकराते हैं? नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं बच्चों, ये न्यूट्रॉन किससे जाके टकराएंगे? तो ये न्यूट्रॉन आपके टकराते हैं नाइट्रोजन के एटमों से टकराएंगे। ये किससे टकराएंगे? नाइट्रोजन के एटम से। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास नाइट्रोजन का एटम होता है, उस नाइट्रोजन के एटम के अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पे ये हम क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम, न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है किसका बेटा? नाइट्रोजन एटम का। और इस नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर 7 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और 7 क्या होते हैं बेटा? आपके न्यूट्रॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब ये यहाँ पे न्यूक्लियस की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। और जब ये हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन इस नाइट्रोजन के एटम से आके टकराएंगे बच्चों, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन जैसे ही इससे टकराते हैं, वैसे ही इसमें से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ 1 प्रोटॉन हो जाता है, लॉस ऑफ 1 प्रोटॉन। इससे एक प्रोटॉन क्या हो जाता है बच्चों? बाहर निकल जाता है, और उसकी जगह पे कौन आके बैठ जाता है? तो उसकी जगह पे आके बैठ जाता है। मतलब ये जो एटम है नाइट्रोजन का, अब ये नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हो गए, और वहां पे आपके 8 क्या हो गए बेटा? न्यूट्रॉन हो गए। क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए, सन से आई कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे पार्टिकल, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकराई। जैसे इन पार्टिकल से टकराई, वहां से उन पार्टिकल के अंदर से क्या निकले बेटा? न्यूट्रॉन निकले। ये न्यूट्रॉन किससे टकरा रहे हैं? नाइट्रोजन के एटम से। नाइट्रोजन के एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जब ये हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन इनसे टकराते हैं, तो इसका एक प्रोटॉन क्या होता है? बाहर आ जाता है, और उसकी जगह कौन ले लेता है? न्यूट्रॉन ले लेता है। तो इसके अंदर जो 7 प्रोटॉन थे, 7 प्रोटॉन की जगह कितने प्रोटॉन हो गए? 6 प्रोटॉन हो गए, और 7 न्यूट्रॉन की जगह क्या हो गए बेटा? 8 न्यूट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ पे ये जो बन गया, ये आपका नाइट्रोजन से कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये नाइट्रोजन का था, अब ये क्या हो गया बेटा? कार्बन एटम हो गया। ये क्या चीज हो गया? कार्बन एटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम से क्या बन गया? कार्बन का एटम बन गया। इस बात को अगर मैं आपको थोड़ा और अलग तरीके से बताने की कोशिश करूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले कॉस्मिक रे आई। कौन आया बेटा? यहाँ पे आ रही है कॉस्मिक रे। इन कॉस्मिक रे किससे टकराई? एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराई, ठीक है। इन पार्टिकल से क्या निकले? न्यूट्रॉन निकले। ये न्यूट्रॉन किससे टकराए? नाइट्रोजन एटम से टकराए, नाइट्रोजन एटम से टकराए। अब ये नाइट्रोजन के एटम से जैसे ही टकराए, इनसे क्या बाहर निकल गया?
एक प्रोटॉन, इसके अंदर से 1 प्रोटॉन, इनके अंदर से एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, और ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन कहाँ इंसर्ट कर गया, इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर चले गया। तो ये जो नाइट्रोजन का एटम है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये कार्बन का एटम बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ पे ये जो इसका न्यूक्लियस था, इसके अंदर 6, इसके यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस था, इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे थे, 7 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और 7 क्या मिल रहे थे, न्यूट्रॉन मिल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे इसके एटम की ये जो एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, तो प्रोटॉन बाहर निकल गया तो 6 ही प्रोटॉन बचे, और एक न्यूट्रॉन इसमें इंटर कर गया, तो यहाँ क्या हो गए 8 न्यूट्रॉन। तो अब ये किसका एटम बन गया, कार्बन का। और इस कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास को आपको याद है, हमने कहा था ए से, और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 6 और 8 कितने हो गए बेटा, 14। मतलब इस एटमॉस्फेयर से, ध्यान सुनिएगा, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपका क्या बन गया, C14 बन गया। क्या बन गया, C14। तो यहाँ पे नाइट्रोजन था जिसका एटॉमिक मास नंबर 14 था, एटॉमिक नंबर 6 था, इससे कौन टकराया, न्यूट्रॉन टकराया। जैसे ही न्यूट्रॉन टकराया, ये क्या बन गया, कार्बन C12। क्या बन गया बेटा, कार्बन C12, और यहाँ पे सॉरी कार्बन C14 और 6 यहाँ पे हो गया, और प्लस क्या मिल गया, एक प्रोटॉन मिल गया। इस तरीके की ये रिएक्शन हुई है, किसके वजह से, कॉस्मिक रे ने इसको पूरा इनिशिएट किया था। तो अब यहाँ पे ये जो C14 बना है, ये C14 क्या करेगा बेटा, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कहने का ये मतलब है कि पहले तो ये C14 बन गया, अब जैसे ही ये C14 बना है बच्चों, ये C14 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और ये क्या बनाएगा, CO2। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन सा कार्बन है, C12 वाला है कि C14 वाला है, तो C14 वाला है। अब देखो नेचर के अंदर ध्यान दीजिएगा, नेचर में अब CO2 दो तरह के हैं। एक CO2 वो है बेटा जिसके अंदर 12 कार्बन वाला है, मतलब ऐसा कार्बन है जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 12 है। और नेचर में एक ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके अंदर जो कार्बन है वो कितना है बेटा, C14 वाला है, मतलब जिसका एटॉमिक मास नंबर 14 है। और ये नेचर में कैसे, किस रेशियो में होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये नेचर में अगर मान लो ये 1 ट्रिलियन है, कितना है बेटा, ये अगर 1 ट्रिलियन है तो इसमें इसका कितना एटम होता है, 1 का एटम होता है। मतलब C12 और C14 का रेशियो 1 ट्रिलियन/1 का होता है, 1 ट्रिलियन/1 का। अब एटमॉस्फेयर में ये दो तरह के कार्बन बन गए हैं। अब इन कार्बन को कौन कंज्यूम करेगा बेटा, तो यहाँ पे आपको पढ़ा होगा आपने, फोटोसिंथेसिस छोटी क्लास में पढ़े होंगे आपने, कि इस तरीके से सपोज मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है बच्चे, प्लांट है। अब ये प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगा। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे अब दो तरह के कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके अंदर C12 वाला कार्बन है, और एक ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके अंदर C14 वाला है। तो ये किस रेशियो में है, ये 1 ट्रिलियन है, तो ये कितना है, एक ही एटम है। तो ये जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में ये प्लांट भी क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। उसे क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस प्लांट के अंदर C12 और C14 का रेशियो क्या होगा, 1:1, 1 ट्रिलियन/1 का होगा, 1 ट्रिलियन/1 का होगा। तो ऐसे करके ये फोटोसिंथेसिस से इसने फूड बनाया। अब इस प्लांट को किसी एनिमल ने खा लिया या किसी ह्यूमन ने इसे कंज्यूम किया, तो ये जो C14 और C12 है ये भी कहाँ आ जाएंगे, उस एनिमल के अंदर आ जाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि ये C12 और C14 मेरे बॉडी में या आपकी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरीके से आते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो C12 और C14 का 1:1 ट्रिलियन का ये जो रेशियो बता रहा हूं, ये जो 1:1 ट्रिलियन का रेशियो बता रहा हूं, ये रेशियो को हमेशा क्या करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, मतलब इसे हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। कब के हिसाब से, तो 1950 के हिसाब से, क्योंकि 1950 के अंदर कोल्ड वॉर हुई थी रसिया और अमेरिका के बीच में। और उस टाइम पीरियड में हमने क्या किया था, जो हमने इन द सेंस रसिया और
अमेरिका ने काफी सारे न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की। उस न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग से जो 1950 से पहले जो C12 और C14 का रेशियो होता था वो थोड़ा सा बिगड़ गया या चेंज हो गया आफ्टर 1950। ठीक है, 1950 के बाद में ये रेशियो थोड़ा सा बदल गया था। तो कई बार हम जब कार्बन डेटिंग करते हैं तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, उसे बैलेंस भी करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझिए बेटा कि यहां से अब इस तरीके से होते हुए, मतलब हम यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे देखिए, जैसे जो C12 था पहले, C14 जो हमारे नेचर में नॉर्मली प्रेजेंट है वो कौन सा है, C12 है। C14 क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में फॉर्म हुआ कॉस्मिक रे से, उससे बन गए, क्या बने बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जिसके अंदर ये कार्बन कौन सा था, C14 वाला कार्बन था। अब ये C14 वाले कार्बन को प्लांट ने कंज्यूम किया फोटोसिंथेसिस की मदद से। अब इस प्लांट को किसी एनिमल ने खा लिया, किसी क्या कर दिया, एनिमल ने खा लिया। अब आप इस एनिमल को आप या डायरेक्ट खा लो या फिर आप प्लांट को डायरेक्ट खाओ, तो ये जो कार्बन C14 और C12 वाले हैं ये भी आपके कहाँ आ गए, बॉडी में आ गए। अब हमारे बॉडी में C12 भी प्रेजेंट है और C14 भी प्रेजेंट है। और किस रेशियो में है, ये उसी रेशियो में है जिस रेशियो में एटमॉस्फेयर के अंदर ये चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और एटमॉस्फेयर में C12 और C14 किस रेशियो में है, तो C12 के अगर 1 ट्रिलियन मॉलिक्यूल है तो C14 के कितने होते हैं, मात्र 1 मॉलिक्यूल होगा। तो ये कुछ रेशियो होता है, इसी रेशियो में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये चीजें प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेथ कर गया, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है बेटा, डेथ कर जाता है, तो उसकी डेथ के बाद में क्या होता है कि वो फूड कंज्यूम करना बंद कर देता है। तो जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है वो कंटिन्यूअसली फूड को कंज्यूम करता है, और जब तक वो फूड को कंज्यूम कर रहा है उसके बॉडी में C12 और C14 का रेशियो मेंटेन रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों का अमाउंट सेम रहता है, मैं ये कह रहा हूं कि उन दोनों का रेशियो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और अगर उन दोनों का रेशियो मेंटेन है, लेकिन जैसे ही इंसान, कोई भी इंसान जैसे ही एक्सपायर कर जाता है बच्चों, तो वहां पे होता क्या है कि ये जो C12 है, जैसे मान लो कोई आदमी है और ये आदमी की मौत हो जा रही है, तो इसकी मौत के बाद ये फूड कंज्यूम करना बंद कर देगा। अब इसके बॉडी में एक तो है C12 और दूसरा कौन सा है बेटा, C14। अब C12 होता है स्टेबल, ये क्या चीज है बच्चे, स्टेबल है। लेकिन C14 क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। अब ये रेडियो एक्टिव है तो इसके अंदर से क्या बाहर निकलेगी, तो ये जो C14 आप देख रहे हो इसके अंदर से रेडिएशन बाहर निकलती है, और इसकी जो रेडिएशन होती है वो बीटा रेस के फॉर्म में निकलती है। किसके फॉर्म में निकलती है बच्चों, बीटा रे के फॉर्म में। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये बीटा रे क्या होती है। तो देखिए, ये जो C14 है, क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो आप देख रहे हो C14, इसके न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन थे और 8 क्या थे बेटा, न्यूट्रॉन थे। तो इनमें अब बीटा रेडिएशन कैसे बाहर निकलेगा, तो इसका एक जो न्यूट्रॉन है, इसके कार्बन C14 का, ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ C14। ये क्या चीज दिखाया हूं मैंने, न्यूक्लियस ऑफ C14। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस ऑफ C14 है, इसमें जो आपका न्यूट्रॉन है, कौन बेटा, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा बदल जाएगा। अब बताओ, एक यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, 1 प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे अब वापस ये कन्वर्ट होगा, तो 6 के बदले आप कितने हो जाएंगे, 7 प्रोटॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 7 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो दोनों 7 7 हो गए। तो यहाँ पे अब इसका एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। तो ये C14 से क्या बन गया बेटा, आप वापस आपका नाइट्रोजन बन गया, नाइट्रोजन 7 14 बन गया। और जब ये चीज होती है तो यहां से चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या निकलता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और मास को बैलेंस करने के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो भी यहां से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लास 10th में इतना ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना पड़ता है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि इसमें रेडिएशन कैसे इमिट होता है। तो इस ये जो C14 है, इस C14 के न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, इनमें से एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और जब ये कन्वर्ट होता है तो उसके साथ साथ क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी।
तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इस इलेक्ट्रॉन से ही हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बीटा रे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बीटा रे कहा जाता है। मतलब C14 का बीटा डीके होता है। तो C14 का क्या होने, C14 रेडियो एक्टिव है और C14 का क्या होने लगता है बेटा, बीटा डीके। क्या होने लगता है, बीटा डीके। और बीटा डीके में क्या होता है, कार्बन कन्वर्ट होने लगता है नाइट्रोजन का। मतलब अगर कोई भी इंसान एक्सपायर कर जाता है तो उसका C12 क्या रहेगा, सेम रहेगा। C12 क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन C14 समय के साथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये समय के साथ कितना कम होता है बच्चों, ये समय के साथ कितना कम होता है, तो ये बात को जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो C14 होता है इसकी एक हाफ लाइफ होती है। क्या होती है बच्चों, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी होती है, तो इसकी होती है 5730 ईयर। मतलब 5730 सालों के अंदर ये जितना भी है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये अगर अभी किसी इंसान के अंदर ये 100% है, तो ये 100% से 5730 सालों में ये 100% से कितना हो जाएगा बेटा, 50%। 50% से वापस इसे 25%, मतलब 50% का भी आधा होने में अगेन इसे कितना लगेगा, 5730 ईयर लग जाएंगे। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। फिर यहां से 25% से वापस इसका 12.5% होने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, अगेन 5730 ईयर के आसपास लग जाएंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो इसकी हाफ लाइफ काफी, एक अगर स्केल पे देखा जाए तो बाकी दूसरे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके मुकाबले कम है। जैसे यूरेनियम के मुकाबले तो बहुत ज्यादा कम इसकी हाफ लाइफ है। तो यहाँ पे जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग का यूज करके आप मैक्सिमम इसकी हाफ लाइफ कम होने की वजह से आप मैक्सिमम 50,000 से लेके तो आप कितने बेटा 55,000 ईयर, इतने साल तक के पुराने अगर कोई फॉसिल्स हैं तो इन फॉसिल्स को आप क्या कर सकते हो, कार्बन डेटिंग की मदद से उनकी एज को पता कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी जो सैंपल है या कोई भी फॉसिल्स है वो अगर इससे ज्यादा पुराना हुआ तो वहां पे कार्बन डेटिंग काम नहीं आती है। तो क्या कार्बन डेटिंग काम नहीं आती है तो हमें कैसे पता चलता है क्या डायनासोर आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले मर गए थे, ये जो हमें इंफॉर्मेशन है ये कैसे पता चलती है। तो इसके लिए हम बेटा यूरेनियम डेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग की जाती है। तो यूरेनियम जो डेटिंग होती है, जैसे कार्बन डेटिंग में हम कार्बन के आइसोटोप यूज कर रहे थे, वैसे यूरेनियम डेटिंग में किसके आइसोटोप यूज करेंगे, यूरेनियम के। यहाँ पे यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का यूज किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, कार्बन कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रोजन में, वैसे यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता है बेटा, तो यूरेनियम कन्वर्ट होता है लीड में। इसे हम क्या कहते हैं, लीड कहा जाता है, लीड में कन्वर्ट होता है। इसीलिए यूरेनियम डेटिंग का एक और नाम होता है यूरेनियम लीड डेटिंग। क्या नाम होता है, यूरेनियम लीड डेटिंग। लीड को हिंदी में हम बेटा सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसा कहा जाता है, ठीक है। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पीबी होता है। ये यूजुअली बैटरी वगैरह में यूज की जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सीसा कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसे सीसा कहते हैं। इसका बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये लीड जो होता है काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। अगर इंसान के बॉडी के अंदर ये आ जाए तो हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, हमारा आईक्यू कम हो सकता है, ऐसे तमाम तरह की प्रॉब्लम, कैंसर कॉजिंग होता है। फिर भी इसका यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पे। काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसमें कभी रस्टिंग नहीं लगती है लीड के अंदर, तो वो उतना हमें नहीं देखना है। तो यूरेनियम लीड डेटिंग का यूज किया जाता है। जैसे अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो 5713 ईयर है, 30 ईयर है। तो वैसे ही बच्चों ये जो यूरेनियम 235 होता है इसकी लगभग 4.5 बिलियन ईयर होती है। कितनी होती है बेटा, 4.5 बिलियन ईयर। और यूरेनियम 238 की 704 मिलियन ईयर होती है, ठीक है। तो ये इनकी हाफ लाइफ होती है। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है तो वहाँ पे वो जिस फॉसिल, कोई अगर फॉसिल्स हमें बहुत पुराना मिल रहा है तो वो जिस रॉक के अंदर मिलता है उन रॉक के हम एज कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि वो फॉसिल्स कितना पुराना एटलीस्ट होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए।
तो इस तरीके से हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। तो जरा एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन एंड इट्स आइसोटोप, कार्बन और उसके आइसोटोप के बारे में हमें बात करनी है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। इसके पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट मींस डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर होता है। ओके, कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं C12, C13 और C14, जिसमें से ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन कौन सा मिलता है? C12 वाला मिलता है, उससे कम C13 और सबसे कम कौन सा मिलता है बेटा? C14, जो एक क्या तरह से क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होता है। ये C14 कैसे एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है? तो पहले कॉस्मिक रे स्ट्राइक करते हैं अपर एटमॉस्फेयर को। जब अपर एटमॉस्फेयर को स्ट्राइक करते हैं तो वहां से उन पार्टिकल से टकरा के वहां से क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाई एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। ये हाई एनर्जी न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के एटम से टकराते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? C14, कार्बन 14 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कार्बन 14 क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? CO2 बना लेता है। और जैसे ये CO2 बनाएगा, इसे प्लांट कंज्यूम करते हैं। प्लांट को कौन कंज्यूम कर लेता है? एनिमल कंज्यूम करते हैं। तो ये प्लांट की भी बॉडी में आ जाते हैं और एनिमल के भी बॉडी में आ जाते हैं। मतलब जिस रेशियो में ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं C12 और C14, उसी रेशियो में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें तो मैंने आपको आई थिंक बता दी। तो एक बार आप इसे अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, उसको हम वापस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल।